नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन सब दर्शकों का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मेरे को कई कमेंट्स आए थे कि आनंद वर्धन जी अपने ही चैनल पर अपना ही इंटरव्यू करा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये मैं अपनी चैनल व्हाट डज दिस डेटा से उस पर ये इंटरव्यू करता हूँ और फिर हम दोनों चैनल्स पर इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, द पब्लिक इंडिया पर भी और व्हाट डज दिस डेटा से इन दोनों चैनल्स पर होता है। तो ये कार्यक्रम बेसिकली ये मेरा कार्यक्रम है जिसमें मैं आनंद वर्धन के एक्सपर्ट कमेंट लेता हूँ। तो आनंद, जुड़ने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद आपका। मैं शुरू करूंगा। आज का जो फोकस है वो महाराष्ट्र पर है। आनंद, ये आज सुबह की अभी न्यूज़ है, लेटेस्ट यही है कि इसमें कांग्रेस ने अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कैंसल कर दी है और महाराष्ट्र के जितने भी लीडर्स हैं, उनको दिल्ली में रहने को कहा है। और ऐसा उसमें ये उड़ती खबर है कि नाना पटोले से उद्धव ठाकरे जी नाराज हैं, इसलिए ये सीट शेयरिंग अरेंजमेंट एमवीए का नहीं पूरा हो पा रहा है। और उधर अभी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक अजीब सा कमेंट किया है जिसमें उन्होंने मोदी जी की थोड़ी सी तारीफ कर दी है। तो शायद ये एक प्रेशर टैक्टिक सा बना रहे हैं वो। हालांकि संजय राउत ने अभी आधे घंटे पहले क्लैरिफाई किया है कि वो एमवीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है और सब लोग कह रहे हैं अब शरद पवार जी आएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है आनंद? देखिए, पहले अजय बहुत स्पेसिफिक चीज यह है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो मेरी समझ है और जितनी समझ है, जो आप कह रहे हैं और आज वो खबर चर्चा भी चल रही है कि अमित शाह मुंबई गए हैं। मुंबई में वो कोई कह रहा है कि उद्धव ठाकरे फडणवीस की मीटिंग हुई है, कोई कह रहा है संजय राउत उनकी मीटिंग हुई, इस तरह की चर्चाएं हैं। पहली चीज यह है कि मेरे पास कोई इसकी सूचना नहीं है। अगर ये कोई है तो मैंने लोगों से फोन करके पूछा, किसी के पास कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। लेकिन बीजेपी हरदम इस तरह की चर्चाओं को कहीं ना कहीं तूल देने में उसको लगता है कि उसका फायदा है, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ डाउट कम से कम ऑपोजिशन कैंप में आने लगता है, जो बीजेपी को बेनिफिट होता है। इट इज अ टैक्टिस व्हिच बीजेपी प्रैक्टिसेस एट नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो मुझे उसको सुन देख के आश्चर्य नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का वहां पे एक दो चीजें समझने वाली ये है कि कांग्रेस, चूंकि हरियाणा में एक इंप्रेशन ऐसा गया है कि कांग्रेस हैज लॉस्ट दैट इलेक्शन। लॉस से ज्यादा यह है कि कांग्रेस वैसे सोचिए तो 11% वोट ज्यादा मिले, उसको 37 सीटें आई। लेकिन जो जो डिसहार्टनिंग है या जिसकी वजह से कांग्रेस से पे थोड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ लोग उंगली पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसका प्रमुख कारण यह है कि एक जीता हुआ इलेक्शन जो सब लोग मान रहे थे, वो कांग्रेस उसको रिटेन नहीं कर पाई। ये कुछ कुछ उसी तरह का है कि एक समय कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में मतलब बीजेपी तोड़ लेती थी, कर्नाटक में तोड़ लेती थी, ये सब, और इवन महाराष्ट्र में भी सरकार तो तोड़ ही ली थी बीजेपी ने। तो इन सारी चीजों के पीछे अगर कांग्रेस हरियाणा में वो जीत दर्ज नहीं कर पाई है, तो कांग्रेस के अपने जो भी एक्सप्लेनेशंस हो, लेकिन ये तो थोड़ा सवाल लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि आपकी हैसियत इंडिया गठबंधन में एज अ मेजर पार्टी है जिसके अराउंड सारा चीजें हो रही हैं। तो अगर वो जो मेजर पार्टी है वही अपने इसको नहीं कर पाती है, तो लोग अगर ये पूछ रहे हैं या इस पे कुछ क्वेश्चन हो रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में दो तीन चीजें जो समझने वाली यह है कि ये सबको पता है कि अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक हो जाएं तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और अगर आप वैसे देखिए तो लोकसभा इलेक्शन में अगर एक किसी सिंगल पार्टी का फायदा हुआ है तो शिवसेना कंबाइंड अगर देख लीजिए, मतलब अगर शिंदे और उद्धव ठाकरे कंबाइंड देख लिए तो वो बहुत बड़ी पार्टी हो गए हैं। लेकिन ऐसे में जहां पे इतनी चीजें हो गई हैं, जनमानस हो गया है, उद्धव ठाकरे को मालूम नहीं क्या क्या कहा गया है, संजय राउत को जेल भेजा गया है, अब लोग इस तरह की अगर चर्चा करें कि नहीं नहीं उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल रहेगा और ये कर लेंगे, तो वो एक अलग बात है। सीट शेयरिंग बिल्कुल काफी हार्ड बार्गेनिंग हो रही है।
कांग्रेस का अपने, सबके पास अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस का तर्क यह है कि भाई वी आर द लार्ज, हमारे सबसे ज्यादा एमएलए हैं, मतलब इस समय जो स्थिति है हमारे सबसे ज्यादा एमपी हैं, तो हमें सबसे ज्यादा सीट भी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को यह है कि भाई हम लोगों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, गुडविल हमारी है। हर एक के अपने अपने तर्क हैं, और थोड़ा वहां पे जो छोटी पार्टीज को अकोमोडेट करने की बात है, जिसके लिए अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए हैं, वो भी अपनी 12 सीटें क्लेम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो 2019 के इलेक्शन में 7 सीटों पे लड़ी थी, 2 सीटें, वो 2 उनके सिटिंग एमएलए हैं, दोनों मुस्लिम एमएलए हैं और पुराने समय से इनके साथ हैं। अब अखिलेश यादव 12 सीट मांग रहे हैं, उन्होंने 6 सीट पे अपने कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। तो इन सब के बीच में थोड़ा बहुत ये सब तो चलेगा। इसके सामने एक तरफ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं देखो भाई, बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है और इसीलिए बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं एडवांटेज बीजेपी, लेकिन वो एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है ये तो आने वाला समय बताएगा। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ सीट की हार्ड बार्गेनिंग चल रही है, और ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग बहुत गुस्सा है कि नाना पटोले को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि नाना पटोले एज अ टैक्टिसी रिजिड हो रहे होंगे कि भाई ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला है कि नाना पटोले को रिजिड रहने दो और सेंट्रल लीडरशिप नेगोशिएटिंग करके उसको फाइनल कर दे। मेरी अपनी समझ ये है, तो मुझे नहीं लगता है कि एमबीए या वो कोई उस तरह का आपस में वो है। प्रियंका चतुर्वेदी के उस बयान को मैंने सिर्फ उतना ही हिस्सा देखा जो आपने देखा, उसका पूरा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट नहीं है। तो ठीक है, मतलब किसी को अगर मोदी जी पसंद आ रहे हैं तो वो कोई एक बात ऐसी नहीं हो सकती विच वी कैन होल्ड अगेंस्ट हर और शिवसेना की, नहीं आपने भाई ये कैसे तारीफ कर दी। ऐसे तो मोदी जी और शरद पवार ने कई बार स्टेज शेयर किया है और मतलब बहुत जगह साथ साथ रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है सीटों की ही लेन देन मतलब के लिए ये सारा कुछ पोस्चरिंग हो रही है। अजय जी आनंद, एक चीज और जो मैं सोच रहा था कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप डेफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्टी देखें वहां बहुत बड़े बड़े नाम हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस हैं, वहां नितिन गडकरी भी हैं, कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले हैं, तो वो वीक पड़ जाते हैं। वो क्या एक डिसएडवांटेज रहेगा कांग्रेस को इस इलेक्शन में? नहीं, देखिए जब जब एक चीज ये फैक्ट है अजय, जब आपके सेंट्रल लीडरशिप में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खड़े हों, तो आपकी जो स्टेट लीडरशिप है वो तो छोटी लगेगी ही लगेगी। दूसरा ये भी सोच लीजिए कि उद्धव ठाकरे इज रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र। अब उद्धव ठाकरे का कंपैरिजन आप राहुल गांधी से होता है तो उसके सामने लगते हैं कि नहीं। उसी तरह से चाहे जैसे अखिलेश यादव हैं या तेजस्वी यादव हैं, ये लोग एक एक स्टेट में के स्ट्रॉन्ग छत्रप जिसको बोलते हैं। उसके मुकाबले ये जरूर है कि कांग्रेस में अभी आइडियली अगर आप देखिए तो कर्नाटक छोड़ के किसी और स्टेट में ऐसे लीडर्स नहीं है जिनके अराउंड सारा कुछ हो रहा हो। वो सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रांग है, वहां से वो ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रेंथ। और ये हाँ, कर्नाटक में आप जरूर कह सकते हैं कि कर्नाटक में दे हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप बाय वे ऑफ डीके शिव कुमार एंड सिद्धारमैया एंड अदर्स, लेकिन बाकी जगह तो वो स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं सेंट्रल लीडरशिप से ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो मैं इसको ये मानता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो नाना पटोले भाई एज कंपेयर टू उनका जब कंपैरिजन राहुल गांधी से होगा तो हरदम छोटे मारे जाए, छोटे लीडर लगेंगे, लेकिन स्टैंड अलोन ही हैज अ स्टैंडिंग, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी आनंद, अब मैं आता हूँ आपके दूसरे प्रश्न पर। यहाँ मैं कल जब ये डेटा देख रहा था तो मेरे को कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स उभर कर आए। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सिटिंग एमएलए हैं और जो टर्न कोड्स हैं जो के दूसरे दल से आए थे, उनके बारे में डेटा है पार्टी वाइज। ये 2019 का असेंबली इलेक्शन का मैंने एनालिसिस किया है। तो बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो जो दूसरे दलों से लोग आए, जो टर्नकोट हम बोलते हैं, वो 21 लोग खड़े थे 164 में से, उसमें से 13 लोग जीते थे, यानी कि स्ट्राइक रेट 62% का था। और जो सिटिंग एमएलए थे जिनको टिकट मिला पिछले इलेक्शन में 69 मिला, उसमें से केवल 11 जीते। बहुत ही
खराब स्ट्राइक रेट रहा है 16% का। और शिवसेना जो उस समय उनका पार्टनर थी, उनका टर्नकोट स्ट्राइक रेट 33% था, लेकिन जो सिटिंग एमएलएज हैं, उसमें से 88% जीत के आए, तो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ बीजेपी एक तरह से ये है। बीजेपी जहाँ पे सिटिंग एमएलएज है, बहुत बुरा उनका परफॉर्मेंस रहा है, वहाँ शिवसेना का अच्छा रहा है, और जो दूसरे दलों से बीजेपी ने उन पर काफी निर्भर रहे, वो 62% थे, और शिवसेना उसके करीब आधी थी। एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों फिगर्स के बीच में रहे हैं। तो इस बार जो अभी 99 सीट्स डिक्लेयर की हैं बीजेपी में, उसमें 71 सिटिंग एमएलएज को उन्होंने टिकट दिया है फिलहाल। तो अगर पुराना डेटा देखेंगे तो ये तो डिसएडवांटेज है, और जो बीजेपी की एक तरह से स्ट्रैटेजी रही है, शायद हर जगह ऐसे ही करते हैं, महाराष्ट्र में इस बार कुछ अलग करने जा रहे हैं। इस बारे में मैं आपके विचार चाहता हूँ, आनंद। नहीं, देखिए बीजेपी का अभी तक की यूपी को भी उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, यूपी और महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, तो बीजेपी की जनरली स्ट्रेटेजी रहती है वो बहुत बुरी तरह से टिकट काटते हैं। मतलब वो काफी सिटिंग एमएलएस के टिकट हटा के और किसी और को देते हैं। महाराष्ट्र में भी उन्होंने करीब करीब सबको रिपीट किया। जिन 4 सीटों पे उन्होंने नए टिकट दिए हैं वो सब, मतलब उनको छोड़ के उनकी बीबी को दे दिया, तो किसी के लड़के को दे दिया, तो किसी की बहन को दे दिया, मतलब वो घर में ही टिकट किए हैं। तो उन्होंने टेक्निकली किसी का टिकट काटा नहीं है। मतलब जैसे होता है ना, टिकट कट गया और कट के किसी और फैक्शन, तो वो एक भी नहीं कटा है। अब इसके पीछे दो अब वो हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने सिटिंग एमपीज के टिकट नहीं काटे थे, जो अदरवाइज ये बहुत काटते हैं, एक आध कहीं एक्सेप्शन, और उत्तर प्रदेश में इनकी पिटाई हुई थी। एक ये साइकोलॉजी है, अब वो कितनी सही गलत तो अलग बात है, कि लोगों का गुस्सा सिटिंग एमएलए एमपी पे जो रहता है, अगर कोई नया चेहरा आ जाता है तो वो गुस्सा खत्म हो जाता है। अब वो गुस्सा पार्टी के प्रति ज्यादा रह जाता है या मोदी जी के प्रति रह जाता है, तो वो अलग बात है। जैसे हरियाणा की बात करें तो 11 में 9, अगर मैं मेरी फिगर मुझे ठीक याद है, 11 में 9 मंत्री हार गए हैं। तो अब बीजेपी दोनों को वो करना चाह रही है। महाराष्ट्र में मुझे बिल्कुल क्लियर लगता है, जो यूपी वाली बात है, कि इनको ये इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा लोगों के टिकट काटने, भले ये काटना चाहते हो, क्योंकि अगर टिकट काटेंगे तो वो सारे फेंस सिटर्स जाके दूसरी तरफ मिल जाएंगे, या वो वही रहते हुए भी कुछ इंडिपेंडेंट होके या किसी तरह से करके पार्टी का नुकसान करेंगे। तो इसलिए शायद बीजेपी इस बार बहुत टिकट काटने की स्थिति में महाराष्ट्र में नहीं, जैसा उनकी इस लिस्ट से निकला से लग रहा है। अब सब लोग दोनों तरफ लोग वेट कर रहे हैं कि इधर का हो जाए तो उधर का। अब चक्कर क्या है, जैसे उन्होंने सारे सिटिंग एमएलएस को दे दिया, 75 सिटिंग एमएलएस, तो नेचुरली अब ये लोग तो भाग के किसी दूसरे दल में जाएंगे नहीं, ऑपोजिट दल में। तो उन्होंने उस रिबेल को एक तरह से अभी रोक लिया, और उनको लगता है कि इमीडिएटली हमें एकजुट होकर लड़ जाए, इलेक्शन के बाद देखेंगे। क्योंकि बीजेपी एक काम और करती है, बीजेपी एक काम उधर से तोड़फोड़ करने का भी अपने जिम्मे रखती है, और उसको लगता है कि कहीं से भी जीते, मैं इलेक्शन के बाद में भी मैं तोड़ लूंगी। मैं किस रेफरेंस में कह रहा हूं बता दूं, हरियाणा में विद 48 सीट्स अगर अभी कांग्रेस की 48 आती, तो ये लगता कि ये कांग्रेस तो टूट जाएगी, कांग्रेस तो टूट जाएगी, ये 4-5 को तोड़ लेंगे, 4-5 को तोड़ लेंगे। बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह का, क्योंकि शायद जो इंडिया गठबंधन है या कांग्रेस है, उसके ये मूल संस्कार में नहीं है दूसरी पार्टी को तोड़ो, फिर वो करो, फिर हटाओ, फिर ये करो। वो शायद दूसरे ढंग से ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए मुझे मेरी जो अपनी वो है समझ, इनकी मजबूरी है कि सिटिंग एमएलए को देना, उनको उनके टिकट काटने की स्थिति में इस समय महाराष्ट्र में नहीं है बीजेपी। जी, एक और रिलेटेड ही इससे डेटा है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये ऊपर वाला टेबल तो जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखा रहा है, वो केवल रेफरेंस के लिए है, किस पार्टी ने 2019 में क्या जीता था और आज क्या स्थिति है जब स्प्लिट हो गया है। टोटल सीट्स 288 थी। मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित कर रहा हूँ, जो वोटर टर्नआउट है जिन सीट्स में जो पार्टी जीती है। अगर आप कांग्रेस और एनसीपी देखेंगे तो यहाँ पे 64, 66, 67% वोटर टर्नआउट था, तब ये लोग जीते थे 24,000, 20,000, 22,000 वोट से। बीजेपी के लोग जहां भी जीते हैं वहां पे 60% वोटर टर्नआउट के ऊपर नहीं गया है,
हालांकि उनकी विन मार्जिन ज्यादा रही है। इससे मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि कांग्रेस और अगर जीतना है एनसीपी को, एमवीए को, तो इन्हें लोगों को घर से निकालना पड़ेगा इस बार। अगर वोटर टर्नआउट कहीं भी कम रहा तो बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस डेटा के बारे में आपका कमेंट चाहूंगा आनंद। नहीं नहीं, ये अजय, ये बहुत एस्टेब्लिश बात है कि बीजेपी का जो जो वोट है, देखिए इसमें कहीं कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि जहां तक कार्डर बेस्ड पार्टी होने की बात है तो आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है। अब वो क्लेम करती है मेरे 20 करोड़ मेंबर्स हैं या 50, वो 20 ना भी हो, मैं ये मान रहा हूं उनके 2 करोड़ मेंबर हैं, तो उसके सामने कांग्रेस के पास 1 करोड़ भी मेंबर नहीं है। मतलब वो डेडिकेटेड वो वर्कफोर्स नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, मतलब एक ही एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के फुटप्रिंट्स पूरे इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो कोई ऑल इंडिया फुटप्रिंट नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि बीजेपी का जो भी एक कोर वोटर है वो डेडिकेटेड है, वो वहां पे है, वो वोट आके चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी चले, लू चले, वो आके वोट दे देगा। कांग्रेस का जो वोटर है वो उसके सामने अगर अगर 100 बीजेपी है तो कांग्रेस के उसके सामने मैच करने लायक वोटर नहीं है। कांग्रेस के जो जनरल वोटर हैं वो एक एक अनडिसाइडेड कह लीजिए, न्यूट्रल वोटर भी उसमें बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं अब इन्होंने ठीक नहीं किया, अब इस साइड वोट दो। वो कांग्रेस के हार्डकोर सपोर्टर नहीं है। तो उस ऐसी दशा में जब आपका एक अनडिसाइडेड वोटर का एक चंक है, उसको अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे, जो एक तरह से ही इज नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द होल प्रोसेस कि यार ये सब चोर हैं, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ है, ये सब एक ही हैं, इस तरह के लोगों को जब तक आप नहीं बाहर निकालेंगे, क्योंकि बीजेपी को ये सूट करता है। बीजेपी को हमने हाल के दिनों में भी देखा कि बीजेपी को ये सूट करता है कि जो इस तरह के वोटर हैं जो उनसे खुश नहीं है, और वो जनरल एक पॉलिटिकल क्लास के प्रति उनकी एक एपैथी है कि यार ये सब लोग एक ही हैं, तो बीजेपी चाहती है वो घर ही में रहें। बीजेपी ऑल्सो डजंट वांट कि दे शुड कम एंड वोट, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे वोट करेंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। तो वो एक फैक्टर है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ऑपोजिशन, नॉट ओनली कांग्रेस, एनी ऑपोजिशन पार्टी हैज टू इंश्योर कि लोगों को वोट करने के लिए वो थोड़ा उत्साहित करें, उनके घर जाएं, उनसे कहें कि भाई अगर वोट नहीं पड़ा है वो करें। द मोर द नंबर ऑफ वोटर्स, the chances of opposition will always be better, इसमें कोई वो नहीं। दूसरा, मैं स्ट्राइक रेट की जो आपने उससे पहले उसी में ऊपर दिखाया था, कांग्रेस हैज टू डू समथिंग अबाउट देयर स्ट्राइक रेट आल्सो, क्योंकि आज ये हम सबको पता है कि विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। देखिए, अगर कांग्रेस उस पे कर रही होती कि भाई मेरा प्रिंसिपल स्टैंड ये है, मैं गांधी जी के आदर्शों पे चलता हूं, जो आदमी शराब पिएगा उसको टिकट नहीं देंगे, जो आदमी सिगरेट पिएगा उसको टिकट नहीं देंगे, जो आदमी 2 शादी किया होगा उसको, तो आप इस तरह का कोई क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट बनाए होते और आपके सारे उम्मीदवार उस पर खड़े होते कि भाई बिल्कुल जो हरिश्चंद्र की वाली रो है वो लोगों को नहीं देंगे, तो आपका स्ट्राइक रेट 30% नहीं 3% भी होता तो समझ में आता। आप यहां भी वही तरह के लोग हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ योर मतलब उम्मीदवार एंड द अदर उम्मीदवार में कोई बहुत मेजर आप डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, तब आपका स्ट्राइक रेट क्यों खराब है? वही ठेकेदार, वही गुंडे, वही बदमाश, वही वो। हम लार्जर लीडरशिप, देखिए 2 अलग अलग चीज, लीडरशिप की विचारधारा और जो यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ रहा है, ये सब एक जैसे हैं। जब सब एक जैसे हैं तो स्ट्राइक रेट क्यों खराब है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसमें कुछ गड़बड़ है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो आप सर्वे कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, जो भी कराते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे हरदम ये समझ में आता है कि आपको 10 ही सीट मिल रही हो, आप उसमें आपको करके दिखाना है। आप सीपीआई एमएल का आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, बिहार में 4 सीट मिलेंगे, हम 3 जीत के आ जाएंगे, हमें 2 सीट मिलेंगे, हम 2 सीट जीत के आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि फिर लोगों को लगता है यार कांग्रेस को सीट दे रहा हो, सीटें वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट नहीं कर रहा हो, कांग्रेस के जीतने की उम्मीद रहती है, लेकिन कांग्रेस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इतना
ठीक नहीं रहता है कि उसकी वजह से सब गड़बड़ होती है। तो मुझे मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट पे भी कांग्रेस को कुछ काम करना चाहिए, और जो भी उसकी अपनी इंटरनल रणनीति है उसमें सिलेक्शन को भी कैसे करेंगे, सिलेक्शन वो कांग्रेस की समस्या है, बट दे मस्ट वर्क ऑन इट। अजय। जी आनंद, लास्ट क्वेश्चन मेरा वंशवाद को लेकर है। आनंद, ये आज सुबह की फिर से खबर है झारखंड के बारे में, बीजेपी अंडर फायर फॉर प्रमोटिंग डायनेस्टी पॉलिटिक्स। हालांकि झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कुछ महाराष्ट्र का डेटा निकाला है। लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक लिस्ट है, शायद दर्शक इसको पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें कम से कम मैं 25-30 नाम ऐसे निकाले हैं महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी के नेता हैं, वो किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं कि कोई किसी का लड़का है, कोई लड़की है, कोई सन इन लॉ है, एटसेट्रा। और ये दो नाम राहुल अवाडे और अमल महादेव, ये पहले जो 99 आए हैं उसमें से मैं अभी ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन ये दो नाम तो ऐसे हैं जिनके फादर भी पॉलिटिशियन रह चुके हैं महाराष्ट्र में। तो ये विकास वर्सेस वंशवाद या डायनेस्टी जो मोदी जी भी हर समय जाके बोलते हैं कि आपको विकास चाहिए या वंश चाहिए, सबसे ज्यादा वंशवाद तो मैं अब अगर आप एनालाइज मैं करना शुरू किया है, मैं बीजेपी में शायद ज्यादा देख रहा हूँ बनस्पत के कांग्रेस या अन्य पार्टियों में। आनंद। मैं नहीं अजय, इस पे देखिए ऐसा है कि ये मैटर ऑफ डिग्री है, और इस उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो लोगों के घर के लोग इस तरह से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उनके अपने तर्क हैं। उनका अपना तर्क ये है साहब, एंड ऑफ द डे तो इलेक्शन में खड़े होते हैं और जनता ही उनको चुन के भेजती है। वो अगर राज्यसभा में नॉमिनेट हो रहे हो या विधान परिषद में नॉमिनेट हो रहे हो, तो ये रीजन जैसे कन्हैया कुमार हरदम पूछता रहता है अमित शाह के, वो जय शाह के लिए कि भाई कौन सा यूपीएससी का इलेक्शन का लिख के आए हैं, इनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, ये कितने मैच खेले हैं। तो वो तो आप बिल्कुल साफ साफ है कि फेवरेटिज्म है, मतलब उसमें आप डायनेस्टी। लेकिन यहाँ पे एक मैं भी इसको मानता हूं कि एक आदमी की एक गुडविल होती है। डॉक्टर एज अ गुडविल, आप और हम, डॉक्टर और वकील, दो प्रोफेशन की बात स्पेसिफिकली मैं कर रहा हूं। डॉक्टर के लड़के को एक वो प्रैक्टिस मिलती है, उसकी गुडविल रहती है, उसकी एक सीट पे उतने वो लोग आते रहते हैं। वो लड़का भले ही अच्छा ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसी तरह से वकील साहब एक 40 साल तक वकालत किए, उसके बाद उनकी सीट पे जो लड़का आता है वो उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये मानते हैं कि फलाना वकील है यार, उनके पिताजी भी वकील थे, उनके बाबा जो थे वो जज थे, और वहां उसको अच्छा मानते हैं, तो यहाँ पे शायद अब समय आ गया है कि हम लोग को इसमें बहुत नहीं पढ़ना चाहिए। कैनेडी आज से कितने साल पहले वहां वंशवाद था, बुश के यहाँ वंशवाद था, तो अब उस तरह से हम लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ज्यादा जरूरी ये होना चाहिए, जो मेरी समझ है, कि आपकी जवाबदेही ज्यादा हो लोगों के प्रति। मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ही शुड बी मोर अकाउंटेबल। इस डिस्कशन का आज की तारीख में बेमानी है कि अगर कोई ये कहे कि नहीं वो वंशवाद है और वो उनके, यू कांट हेल्प इट। और आप अगर जो आपने लिस्ट लगाई है उसमें लिस्ट में देखिए, अगर उसमें मान लीजिए 30 नाम है तो 25 नाम लड़के के हैं सन, मतलब वो पैतृक माना जा रहा है कि अपने। तो भाई अगर वंशवाद है तो फिर उस वंशवाद में आप अपनी सारी प्रॉपर्टी अगर उसको देते हैं, अगर आप अपना घर, सोना चांदी, रुपया, पैसा, गहना देते हैं, तो नेता को लगता है कि मेरे पास मेरी इतने साल की एक पॉलिटिकल कमाई है, तो वाई। और एक चीज अच्छी हो रही है अजय, मैं उसको अच्छा इसलिए मान रहा हूं कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रहा हूं। पहले क्या होता था कि पहले जब नेक्स्ट जनरेशन आती थी तो पिताजी या तो मर जाते थे या अक्षम हो जाते थे, तब नेक्स्ट जनरेशन यूज्ड टू स्टेप इन। अभी मैंने कई जगह ये देखा है कि जैसे शरद पवार है, ही इज एन एक्टिव पॉलिटिशियन, पर वो अपने को अलग साइड स्टेप कर लिए हैं और सुप्रिया सुले को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या खराबी है, क्योंकि अगर एक समवन विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस pushes his son or daughter or whoever it is, he is there to supervise। लेकिन इन सबके बीच में मैं
क्योंकि ये कहना बिल्कुल झूठ बात होगी। हम और आप अगर किसी ड्राइवर को भी रखते हैं तो एक रेफरेंस चाहते हैं, भैया जरा पता कर लेना। तो अगर हम अपने नेता को रख रहे हैं और उसका अगर एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिल रहा है, मतलब नेता को एलेक्ट करना है कि इनके पिताजी ऐसे थे या इनकी माँ ऐसी थी, और कुछ रेफरेंस पॉइंट है, और उसके बाद जवाब दे ही रहे, तो मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूं कि बहुत ही खराब कोई चीज है। एक्चुअली क्या है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स में लोगों का सारा तोप वो किए रहते हैं गांधी फैमिली के ऊपर, लेकिन गांधी फैमिली और इस तरह की डायनेस्टी को यू कांट स्टॉप इट। प्रधान जी के लड़के ही प्रधान ज्यादातर होते हैं, गांव में भी वो प्रधान जी हो गए तो उसके बाद दूसरे प्रधान जी हो गए। वो थोड़ा सा हमें समझना होगा कि पॉलिटिक्स इज समथिंग जो इज लार्जर थिंग। वो सिर्फ कोई पैसे का लेन देन नहीं है जहां पे आप सर्विस खरीद और बेच रहे हैं। वो आपकी क्या देखभाल करता है, उस क्षेत्र का कितना लाभ करता है, क्षेत्र के लिए क्या है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसके रहने से क्या फर्क पड़ता है, उससे वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको कोई ऐसा वो नहीं पाप समझता हूं कि इट इज समथिंग वेरी, मतलब ग्रॉसली होना नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन अगर ये है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। जी आनंद, मैं आपसे बिल्कुल 100% इस पे सहमत हूँ। एक प्रोफेशन और है जो सर्विसेज का, मिलिट्री में, वहां तो प्रेफर करते हैं कि अगर आपका फादर ऑफिसर थे या दादा ऑफिसर थे, वो उन लोगों को ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे एक हेड स्टार्ट मिल जाता है उन लोगों को, तो वो चेंज इतना ड्रास्टिक नहीं होता है। तो सभी प्रोफेशंस के लिए ये अच्छा है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू जुड़ने के लिए। अजय मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो पब्लिक इंडिया की आपने शुरू में बात कही थी, मैंने सोचा था लास्ट में कहूंगा। देखिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो हम लोग जिस तरह से चैनल चलाते हैं, आई डोंट ओन दिस चैनल, मैं इसका फाउंडर एडिटर हूं, लेकिन मेरे यहाँ ईमानदारी से ये भी है कि बहुत से अलग अभय दुबे आके अपनी बात करते हैं, अशोक वानखेड़े अपनी करते हैं, नीलू व्यास जी अपनी करती हैं, अखिल स्वामी अपनी करते हैं, आप अपनी करते हैं, आतमजीत, मतलब ये मैं उन रेगुलर लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग अपने आके अपना भी बात करते रहते हैं। तो मैं अपनी बात अपने चैनल पे अपना इंटरव्यू करा रहा हूं, ये बहुत मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ वेरी राइट कमेंट। मैं बोलता हूं, मैं कुछ करता हूं, आई हैव एन ओपिनियन। जनरली मेरा रोल ये रहता है जनरली कि आई होस्ट थिंग, और थर्ड आई मैं एक उस पर मोनोलॉग करता हूं। लेकिन बहुत फर्क है मोनोलॉग और डायलॉग में। डायलॉग में बहुत सी चीजें आप बातचीत के दौरान शायद बेहतर ढंग से निकल के आ जाती हैं। तो वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को लगता है कि नहीं इससे कुछ खराब हो रहा है अपने यहाँ अपनी मैं अपने उसमें मतलब मैं किसी के ऊपर फिर वो रिमार्क देने वाली बात हो जाएगी। हम लोग अपना चेहरा लगा के तो नहीं बेचते हैं ना, चैनल में और लोगों के भी चेहरे रहते हैं, जाके जरा डीपीपी देख लीजिएगा। लेकिन ठीक है, अब अगर किसी को ये लगता है, और लेकिन उसमें खराबी कहाँ है ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आया है। अगर कोई बताएगा खराबी तो हम लोग इस पे जरूर विचार करेंगे। यस अजय। Thank you so much for the clarification, Anand, and thank you so much for your time. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अजय, थैंक यू।